नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम शून्य अंश के ग्रह के बारे में आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता देंगे, प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे कि जब कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या शून्य अंशों का कुंडली में होता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ हम उदाहरण देंगे आपको सूर्य का। जब सूर्य शून्य अंश का होगा तो वो क्या करेगा या क्या कर सकता है, या उसके फल किस प्रकार से कुंडली में देखे जाएंगे। कुछ उदाहरण तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा इंट्रो में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ से भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जब भी कोई ग्रह शून्य अंश का होता है, और यहां मैं पहले ही रेक्टिफाई कर दूं कि जो अंशों की जो थ्योरी है ये पाश्चात्य जगत से ली गई है बेसिकली। और धरती से जब हम किसी भी ग्रह को आकाश में देखते हैं तो धरती का जो कोण है जिसमें धरती घूमती है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 12 राशियां कर दी गई हैं। और जब कोई ग्रह बिल्कुल राशि के बिल्कुल चेंज करके निकटतम अंशों में जाता है, यानी कि शून्य अंश में जाता है, जब वो दूसरी राशि में दिखाई देता है, उस हिसाब से हम धरती से उसको मान लेते हैं कि वो शून्य अंश से आगे की ओर बढ़ता बढ़ता 30 अंश की तरफ जाएगा। और 30 के बाद वो राशि परिवर्तन कर लेगा, यानी उस एरिया से बाहर हो जाएगा और धरती पर देखने पर दूसरी राशि पर नजर आएगा। वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड बिल्कुल खुला हुआ है और डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है वो धरती से देखने पर ही वैलिड माना गया है। और उसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपने दिमाग के अनुसार या अपनी ऋषि मुनियों की साधना के अनुसार या अपनी पुरानी किताबों के अनुसार उसके फल निर्धारित कर दिए गए हैं, जो काफी हद तक सटीकता से काम करते भी हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत में इस थ्योरी को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं शून्य अंश की ग्रह भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखे जाते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, जो परिप्रेक्ष्य के अनुसार जब हम देखते हैं तो शून्य अंश का ग्रह बेसिकली ये दर्शाता है कि जब कोई ग्रह अपनी ऊर्जा को अलग ग्रह में लेकर जाएगा, यानी कि अलग राशि में लेकर जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग कैसे काम कर पाएगा ये हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। और एक नए प्रकार के कार्य क्षेत्र की ओर वो आपको धकेलेगा या कुछ नया करने का प्रयास करेगा। कुछ लोग, कतिपय विद्वान ये भी मान लेते हैं कि पुनर्जन्मों के अनुभव के आधार पर आपने उस राशि का चक्र उस ग्रह का पूरा कर लिया है, तो अब आप अगली राशि पे जाएंगे और उसमें आप नई प्रेरणा के साथ नई जीवन रेखा की ओर बढ़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि 0 डिग्री का जो ग्रह होता है वो ये बताता है कि साहसपूर्वक जो है आपकी जीवन अब नई और दिशा के बढ़ेगा, तेजी से आप बढ़ेंगे आगे की ओर। लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि पीछे आप क्या गलतियां या क्या सही या गलत कर कर आए हैं, जिसके कारण कुछ चीजें आपकी पीछे की राशि में छूटती चली जाएंगी, क्योंकि ग्रह ने बिल्कुल 0 डिग्री में अन्य राशि पे प्रवेश ही किया हुआ होता है। जब वो राशि में संक्रमण करता है या संक्रमण करता है तो उसमें कुछ ना कुछ अनुभव की कमी उस राशि से संबंधित जरूर होगी, ये तो आपको पता करना ही पड़ेगा। उसमें उत्साह बहुत अधिक होगा, कुछ नया करने की इच्छा होगी, जबरदस्त आदर्शवाद भी होगा और यथार्थवाद सोच भी होगी। लेकिन यहाँ कभी कभी हमने ये भी देखा है कि ऐसे लोग ज्यादा ऊर्जावान होने के कारण अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार लेते हैं। अगर युवा वर्ग के हैं तो बहुत जल्दी उत्साहित होने के कारण नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। यहाँ पर इस 0 डिग्री का जो ग्रह हम मानते हैं उसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही भी देखने में आती है, यानी उससे संबंधित जीवन में आप कुछ लापरवाही भी करेंगे, पुराने मिथकों को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो शक्तिशाली जीव आपके अंदर प्रवेश करता है और उस क्षेत्र में जिस राशि का वो स्वामी है कुछ नयापन करने की बात करता है। तो अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि कुछ उदाहरण भी हमने आपके लिए रखे हैं, जिनको आप देखेंगे समझेंगे तो कुछ नई बातें आपको जीवन में पता चलेंगी। आप इस ग्रह को एक नई यात्रा की शुरुआत भी मान सकते हैं। एक बिल्कुल नए दिमाग के तौर से स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर ये जीवन में कुछ प्रभाव देने का प्रयास करेगा। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये 0 डिग्री का जो ग्रह होता है, यहाँ पर आज हम सिर्फ सूर्य की बात करेंगे, अधिकतर आदर्शवादी युवाओं की तरह होता है, जो दूसरों को अपनी बातों से लुभा तो सकता है लेकिन अपना काम नहीं करवा पाता। नए निर्माण करना चाहता है लेकिन अभ्यास की कमी होने के कारण कभी कभार निराश भी हो जाता है और कुछ गलत डिसीजंस भी आपको दिलवा देता है। ऑफकोर्स उदाहरण में तो मैं आपको ये बातें बताऊंगा ही। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो शून्य अंश के ग्रह को लेकर चल रहा होता है वो दो तरफा विजन लेकर चलता है। एक तरफ वो बहुत अतिवादी और भोगवादी संस्कृति की तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ वो नियमों को तोड़ने वाला, आदर्श संभावनाएं लाने वाला, नवीनतम सोच रखने वाला, प्रतिभा का जबरदस्त धनी होता है। साथ ही साथ प्रचंड ऊर्जा के साथ कार्य को करने की कोशिश करता है, जिस कारण उसको नुकसान भी होते हैं। कुछ रवैया उसका जो है गैर जिम्मेदाराना भी होता है, जल्दबाजी के कारण वो अपने जीवन में जटिलताएं उत्पन्न पैदा करता रहता है। तो बात करते हैं आज सूर्य की दोस्तों, तो उदाहरण भी मैंने रखे हैं। सूर्य जैसा कि आप सब जानते हैं
कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन देखा जाता है, लक्ष्य के लिए बहुत अच्छा देखा जाता है, जीवन का कोई खास उद्देश्य उसके लिए देखा जाता है, व्यवसाय के लिए तो हम उसको देखते ही देखते हैं। केंद्रीय स्तर की भूमिकाएं, राष्ट्रीय पद, शासन, नेतृत्व, रचनात्मक विचार, राजनीति एवं नए तरह की सृजनता इसमें देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है आपको बेसिकली इन सारे क्षेत्रों से संबंधित कुछ ना कुछ नई चीज करने की ओर धकेलता है या आपको बढ़ावा देता है कि आप इन क्षेत्रों में कुछ नया करें। अब इसमें हमें कुछ उदाहरण भी देखने की कोशिश की और कुछ उदाहरण भी हमें मिले हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी कोई ग्रह 0 अंश का होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की। तो यहाँ पर सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लक्ष्य निर्धारण के लिए, कैरियर के लिए, जीवन में एक खास मिशन को लेकर चलने के लिए, व्यवसायिक केंद्र स्तर की भूमिका, शासन, राजनीति, राजतत्व और नेतृत्व, रचनात्मक विचार एवं नई तरह की सृजनता की ओर आपको धकेलता है। उदाहरण के तौर पे कुछ कुंडलियां मैं आपको दिखा दूं। पहली कुंडली जो हमारे पास आती है दोस्तों, मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली कुंडली हमारे पास जो आती है वो आती है नेहरू जी की। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद का इनका जन्म रहा है और इनकी कुंडली में सूर्य जो है वृश्चिक राशि में पंचम भाव में है। इनके जीवन के विषय में कुछ जानकारी आपको पता है, कुछ मैं आपको नई तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि कुंडली हमें किस प्रकार से उनके बारे में बता रही है। आइए देखते हैं उनकी कुंडली। ये दोस्तों हमारे पास जो है चाचा नेहरू की यानी नेहरू जी की पत्रिका है, जो कि आप जानते हैं कि पहले ही हमारे जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली कर्क लगन की है। कर्क लगन में चंद्रमा आप सब जानते हैं। इनका जो सूर्य है आप देख रहे हैं शून्य अंश का वृश्चिक राशि में बैठा है पंचम भाव में। तो यहां मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि कुछ नया करवाएगा, तो आप देखिए कि सूर्य इनके कुटुंब परिवार का स्वामी बनता है क्योंकि कर्क लगन है, और उसका स्वामी होकर पंचम भाव में चला गया है। अब इनके परिवार में ये तो तय था कि अपने कुटुंब में ये कुछ नया करेंगे, तो ये राजनीति में आए। पहली बात तो ये कि इनके पिता बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ होने के साथ साथ वकालत के क्षेत्र में थे, लेकिन ये अपने तीनों भाइयों में से एकमात्र ऐसे भाई थे जो राजनीति में आए। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको बताऊं, एक नया सृजन इन्होंने किया, और वो क्या सृजन था आप सब जानते हैं कि भारत पाक का जो विभाजन हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है। इन्होंने अपने चचेरे भाई के तहत जो है देश का बंटवारा करवाया और उसमें भारत को एक अलग देश घोषित किया गया और पाकिस्तान की एक अलग स्थापना कर दी गई। आप सब जानते हैं। और सृजनता की बात करें तो एक नया देश इन्होंने सृजन किया, यानी राजनीति में आए, नई बात करी और एक नया देश सृजन किया। तो सूर्य ने शून्य अंश का होकर ये एक नया काम इनसे करवाया। और इंटरेस्टिंगली सूर्य मंगल की राशि में ही है और मंगल भूमि से संबंधित कोई नई बात बताता है, तो इन्होंने किया। यहाँ सूर्य का प्रभाव मैं आपको बता दूं कि इनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी, वो भी हम एक प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि कोई नई चीज इन्होंने अपने जीवन में की और सूर्य ने इनको कुछ नया कुटुंब परिवार के तहत करवाया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे बात की, तो एक और उदाहरण हमारे पास आता है। ऑफकोर्स मैं उनकी कुंडली आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो एक और उदाहरण हमारे पास आता है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिनका भी सूर्य 0 अंश का रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य नेतृत्व और राजसी ग्रह माना गया है। एक नए और क्रांतिकारी विचारों के साथ नया शक्तिशाली दृष्टिकोण ये नेताओं के लिए दुनिया में रखता रहा है। बेहद करिश्माई नेता ये दोनों रहे हैं, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट और नेहरू जी, जिन्होंने अंतहीन उत्साह के साथ कई देशों के साथ अपने को अलग से निर्धारित किया और अपनी ही चरम आवेगों के चलते असफल सहयोग रहा इनका, या असफल राजनीतिक जगत में रहे। लेकिन जिस तेजी से ये उठे उसी तेजी से इन दोनों का जबरदस्त तरीके से जो है पराभव भी हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नई बात इन दोनों ने की, और क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में सूर्य को माना जाता है तो राजनीति जगत में बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन जिस तरह से चढ़े उसी तरह से इनका डाउनफॉल भी हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि काफी हद तक ये प्रभाव मोदी जी की कुंडली में भी देखने में आता है। उनकी कुंडली में भी सूर्य अंश जो है 0 डिग्री का लगभग आता है। बात करते हैं कुछ अन्य उदाहरण की, तो अन्य उदाहरण में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अन्य उदाहरण में हम देखें तो हमारे पास जो एक कुंडली अन्य आती है वो हमारे पास आ रही है इंटरेस्टिंगली माधुरी दीक्षित की। जी हाँ, पत्रिका हमारे पास जो आती है वो माधुरी दीक्षित की आती है। मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। ये कुंडली हमारे पास जो आई है
वो माधुरी दीक्षित की है। इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि माधुरी दीक्षित जो है 15 मई 1966 को रात्रि 8 बजे रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ। वृश्चिक लग्न में जन्मी है, जबरदस्त सुंदर रही हैं और सूर्य मीन राशि का पंचम भाव में शून्य अंश का है। कुंडली तो हम आपको दिखाएंगे ही। सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित सुंदरता और नृत्य के चलते भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक सफलतम अभिनेत्रियों में एक रही है। और मैं आपको इनकी कुंडली के विषय में बताने की कोशिश करता हूं कि आप देखेंगे सूर्य जो है इनका शून्य अंश का है और वो जो है वृषभ राशि में बना है, क्योंकि इनकी वृश्चिक लगन बनती है। यहाँ आप देखेंगे सूर्य ने राहु केतु एक्सिस में जब बैठा है तो इसने इनके साथ एक नई बात कराई, अंतरजातीय विवाह करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया अपने खानदान में, अपने कुटुंब परिवार में। कर्म की बात अगर करें, क्योंकि कर्म के भाव सूर्य बने, इन्होंने एक नया ही कर्म लिया, ये मॉडलिंग में आई और उसके बाद अपनी गजब की सुंदरता और नृत्य के चलते फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त इनका राज रहा। एक जमाने में भारतवर्ष की सबसे सफलतम अभिनेत्रियों में इनकी गिनती रही है। राहु केतु एक्सिस बना जिसने नई तरीके से विवाह कराया, अंतरजातीय विवाह कराया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये अभी भी फिल्म जगत में थोड़ी सी सक्रिय है। इन्होंने बहुत बड़े न्यूरो सर्जन से शादी की और विदेश में कुछ साल रहने के बाद ये वापस फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं। इनके 2 पुत्र हैं, पुत्री इनकी नहीं है, आप सब जानती हैं। यहाँ पर सूर्य ने एक नया काम करवाया प्लस एक नई तरीके से शादी भी करवाई, जैसा कि हमने नेहरू जी की पत्रिका में भी देखा था दोस्तों। तो ये एक और उदाहरण हमारे पास जो आया है वो माधुरी दीक्षित का आता है, जिसमें हमने एक नई बात देखने की कोशिश की थी कि सूर्य शून्य अंश का है, कुछ नया तो करवाएगा ही। अब एक अन्य उदाहरण आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। एक अन्य उदाहरण जो हमारे पास आता है वो टेनिस की बेहतरीन एक खिलाड़ी रही हैं, जिनके विषय में कुछ भी कहा जाए वो कम है। ये बात मैं कर रहा हूं, आपको बता दूं 14 जून 1969 को 23:50 बाली इंडोनेशिया में जन्मी, कुंभ लग्न में जन्मी है टेनिस की महान खिलाड़ी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे जमाने के लोग रहे हैं वो स्टेफी ग्राफ को यकीनन जानते रहे होंगे। इनकी पत्रिका में सूर्य जो है शून्य अंश का जो होकर वो मिथुन राशि में बैठा है। जी हाँ, देखिए देखिए 5वें राशि मिथुन राशि बन रही है, कुंभ लगन बना है। सूर्य यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से तो वो आपको दिखाई देगा, शून्य अंशों का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर सप्तम लॉर्ड बना है और वो पंचम में गया, तो इन्होंने भी प्रेम विवाह किया था। सूर्य पंचम में होने के कारण नया सृजन किया इन्होंने, यानी कि इन्होंने नए खेल में अपना पदार्पण किया। इनके खानदान में इनके पिताजी थोड़े बहुत अच्छा टेनिस जानते थे, लेकिन इन्होंने उसके प्रभाव में आकर जबरदस्त टेनिस खेला और ये एक समय पर 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अकेली महिला रही हैं, जबरदस्त सुंदरी रही हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने टेनिस जगत के ही एक बहुत बड़े प्रख्यात जो टेनिस के खिलाड़ी थे आंद्रे अगासी, उनके साथ इन्होंने विवाह किया और इन्होंने भी एक नया कर्म यानी कि खेल जगत में अपना पदार्पण किया था। अब बात करता हूं दोस्तों एक अंतिम उदाहरण की, जो मैं आपको बता दूं तो ये एक अंतिम उदाहरण जो हमारे पास आता है वो श्री अरबिंदो जी का आता है, जिनकी पत्रिका अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त 1872 की है। ये एकमात्र आध्यात्मिक आदमी है जिनका सूर्य शून्य अंश का रहा है और इनका जन्म जैसा मैंने बताया 15 अगस्त 1872 5:15 कलकत्ता में रहा है। कलकलगन की पत्रिका है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होकर दूसरे भाव में ही शून्य अंश का है। सबसे पहले ये राजनीति जगत में बहुत जबरदस्त सक्रिय रहे, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, बहुत बड़े राजनीतिक जगत में काफी नाम रहा है। सिविल सर्विस की तैयारी भी इन्होंने की, सिविल सर्विस में भी रहे, अंग्रेजों के राज्य में लंदन पढ़कर भी आए। बाद में इनको अचानक ही ये ख्याल आया कि आध्यात्मिकता की ओर इनको जाना चाहिए और अध्यात्म में और योग जगत में इनका बड़ा जबरदस्त पदार्पण रहा, नाम रहा। काफी लोग खासतौर से नेहरू जी जैसे लोग भी इनसे प्रभावित रहे। जैसे कि आप पत्रिका में देख रहे हैं कि सूर्य धन भाव में सिंह राशि का ही बना है, राजनीति तो की ही की, कुछ अलग करना था, आध्यात्मिक जगत में आए, योग जगत में जबरदस्त नाम कमाया। तो दोस्तों ये आपने देखा कि स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि जब भी सूर्य शून्य अंश का होता है तो जातक विशेष कुछ ना कुछ जीवन में नया तो करेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको मैंने जो कुछ उदाहरण दिए हैं वो ये 4 उदाहरण सटीकता से लगते हैं, जिसमें पहला उदाहरण नेहरू जी का था, फिर माधुरी दीक्षित का था, उसके अलावा टेनिस की एक महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ और श्री अरबिंदो आध्यात्मिक जगत के महान जानकार रहे हैं। तो आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सूर्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब 0 डिग्री का होगा तो क्या कुछ नया आपसे करवाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं हमने करीब 1000-2000 कुंडलियों का अध्ययन किया, जिसमें शून्य अंश के ग्रह के बारे में हमने जानकारी निकालने की कोशिश की। कुछ लोगों को जो वेस्टर्न जगत को समझते हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उनको भी मैं बता दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, लेकिन क्योंकि वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 20-21 तारीख को सूर्य को परिवर्तन बताती है। उसमें सबसे पहला उदाहरण जो हमारे पास आता है वो व्हिटनी ह्यूस्टन का आता है, जो कि जबरदस्त गायिका रही हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा बिली जीन किंग एक रहे हैं जो कि महिला टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। आरिटेन सेना फार्मूला 1 कार के ड्राइवर रहे हैं।
इनका एक पल में जवाब नहीं था और इसी के कारण इनकी असामयिक मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हैं, उनका भी पाश्चात्य जगत के हिसाब से सूर्य शून्य अंश का बनता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख पा रहे हैं तो 4 उदाहरण मैंने आपको दिखाए हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी थे लेकिन वो ज्यादा इतने प्रभावशाली नहीं दिखे, इसलिए मैंने आपको वो बताने की कोशिश नहीं की है। तो दोस्तों, आज हमने बात की सूर्य के शून्य अंश में होने के क्या प्रभाव कुंडली में देखे जा सकते हैं। जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेगा तो जिस भाव का मालिक है उस भाव में अपनी एनर्जी लेकर जाएगा, कुछ नया उस भाव से संबंधित आपके साथ करवा सकता है। उदाहरण में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आपको धन्यवाद। नमस्कार।